सभी अभ्यर्थियों को सरस्वती एकेडमिक की ओर से पीजीटी परीक्षा संपन्न होने पर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आप सभी का सरस्वती एकेडमी की ओर से मैं अवधेश कुमार चौबे स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम हमारी पूरी टीम का यह विश्वास था कि जब तक हम लोग एक प्रामाणिक उत्तर कुंजी लेकर न आएँ या उस पर तमाम विषयों का अन्वेषण न कर लिया जाए अच्छे से, तब तक किसी भी वीडियो को आप तक न पहुंचाया जाए। इस दिशा में हमारा कार्य हो भी चुका था। लगभग 123 प्रश्न हमें मिले थे, लेकिन 2 प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से कहें तो उन 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही आज हम वीडियो अपलोड करने जा रहे थे तो सुबह ही हमें सूचना मिली कि नहीं, आंसर की माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जारी कर दिया और जो 123 प्रश्न हम लोगों ने खोजे थे उनके उत्तर में किसी प्रकार का कोई संदेह या संशय नहीं था। ठीक है, फिर भी हम लोगों का यह आकलन था कि जिन स्रोतों से हम लोगों ने खोजा है प्रश्नों को, वह अभ्यर्थियों तक जरूर पहुँचे, और इसी का यह परिणाम है कि आज हम आपके बीच उस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप हमारे पीछे देख भी रहे हैं, लिखा है प्रवक्ता वर्ग पीजीटी हिंदी समीक्षा, यानी कि जो हिंदी की परीक्षा हुई है 2 दिन पूर्व 17 तारीख को द्वितीय पाली में, आज उसकी एक समीक्षा हम लोग करेंगे। किन किन पुस्तकों से प्रश्न पूछा गया है उस पर भी हम आपसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इस दिशा में हमारा यह भी कहना है आपसे कि अगर आप नियमित रूप से अध्ययन करते रहें तो आने वाले समय में जेआईसी की परीक्षा है, आने वाले समय में 27,000 अक्टूबर के आसपास अनुमान है कि फिर से एक नया विज्ञापन जारी होने वाला है जिसमें कि एलटी भी सम्मिलित है, पीजीटी की परीक्षा भी उसमें सम्मिलित रहेगी। कहने का आशय यह है कि मन से पूरी तरीके से निराशा को छोड़कर, मन से पूरी तरीके से तमाम बातों को छोड़कर अध्ययन में हम फिर से लग जाएं। क्या निर्णय होगा, क्या नतीजे होंगे, क्या परिणाम होंगे, वो समीक्षा का विषय है, वो चिंतन का विषय है, वो मनन का विषय है। उस पर व्यक्ति विचार करेगा, विमर्श करेगा। लेकिन विचार विमर्श का आशय यह नहीं होता कि हम जहाँ खड़े हैं वहीं के वहीं यथावत खड़े रहेंगे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम ठान लें तो। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग सीधे समीक्षा पे चलेंगे और डी सीरीज के प्रश्न पत्र पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो प्रश्न पत्र है वो डी सीरीज का है, आप अपने अनुसार उसका आकलन कीजिए। मैंने फिर कहा कि आंसर की आ चुका है, लेकिन आंसर की के पहले 123 प्रश्न हम लोगों ने कल तक तैयार किए थे और हम लोग का पूरा अनुमान था कि आज 10 बजे जो हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ऐसा ना हो कि आंसर की आज जारी हो जाए। तो जिसकी आशंका थी वो जारी हुआ, सुखद है, अच्छा परिणाम है। ठीक है, लेकिन फिर भी संस्था ने जो आपसे वायदा किया था उस पर भी हम पूरी तरह से खरे उतर हैं। तो डी सीरीज का पहला प्रश्न है, ज़्यादा समय न लेते हुए 30-35 मिनट में अपनी बातों को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, डी सीरीज का पहला है, जेहाल मिसकी मगुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दारे में एजू चुप काहें लगाए छतिया, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। बहुत चर्चित पंक्ति है, अमीर खुसरो की पंक्ति है। ठीक है, पहला ही प्रश्न हमारा है, जेहाल मिसकी, जेहाल मिसकी मगुन तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया। कुछ देर तक आपके सामने चित्र चलना भी चाहिए। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इन्हीं की पंक्ति है ना। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का। डी सीरीज की बात कर रहे हैं, अपने अनुसार आप प्रश्न पत्रों का आकलन करिएगा। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक,
4 सीरीज का प्रश्न पत्र था, 4 सीरीज की बुकलेट थी, उसी के अनुसार आप प्रश्नों का मिलान कर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न था 21वीं सदी का लड़का, 21वीं सदी का लड़का, सदी का लड़का किसकी रचना है? ये चर्चित कहानी है क्षमा शर्मा की, क्षमा शर्मा। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की रचना है, कहानी है और बहुत चर्चित ये कहानी रही है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सुलेमित नहीं है? तो उसमें पहला है जुलूस रुका है, जुलूस रुका है विवेकी राय का है, आप सभी जानते हैं। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी का यह निबंध है। सदाचार का ताबीज ये श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं है, बल्कि सदाचार का ताबीज, यही कथन गलत है, यही रचना गलत है। सदाचार का ताबीज ये किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। ठीक है। सदाचार का ताबीज के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। ठीक है। चौथा प्रश्न है एक तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, यानी एक शब्द ऐसा है जिसमें तालव्य ध्वनि है। ठीक है। तो सीधा उत्तर है चाचा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि तालव्य का उच्चारण कैसे होता है। तालव्य के लिए तो यह है, श है, च वर्ग है, ह्रस्व ई है और दीर्घ ई है, इनका उच्चारण ही तालव्य से होता है। तो च वर्ग है, च छ ज झ इय। अब यहाँ पर चाचा प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। अगर आप जैसे पापा है, प वर्ग है तो ओष्ठ हो जाएगा, अ ह्रस्व उ, अ ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प वर्ग, प फ ब भ म, ये आपका ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। तो चाचा यहाँ पर होगा, क्योंकि ये सीधे दिया है कि तालव्य में च वर्ग भी सम्मिलित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? आपने पढ़ा होगा वीणा पाड़ी, और जब समास का आपने अध्ययन किया होगा तो उसके अंतर्गत ये बातें आ रही होंगी कि वीणा पाड़ी में कौन सा समास है। वीणा पाड़ी, पाड़ी का अर्थ ही होता है हाथ। तीसरे अर्थ की प्रधानता है, हाथ में वीणा है जिसके अर्थात सरस्वती जी, सरस्वती जी। ठीक है। तीसरे अर्थ की प्रधानता है तो बहुब्रीहि समास भी है एक ये, और दूसरा योगरूढ़ भी है। आपको मालूम है कि जहाँ पर तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ योगरूढ़ भी होता है, यानी भविष्य के लिए भी हम इन चीज़ों को जरूर तैयार करें। ठीक है। योगरूढ़ समास वहाँ योगरूढ़ शब्द होता है, रूढ़ यौगिक योगरूढ़ 3 होते हैं। तो जहाँ पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ दे वहाँ योगरूढ़ होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न पे अभ्यर्थी काफ़ी कह सकते हैं कि उलझन में थे। प्रश्न है कि रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? यहाँ पे कहा जा रहा रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का सुझाव किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार काल का सुझाव, सुझाव नामकरण होता तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाते, लेकिन प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि श्रृंगार काल का सुझाव किसने दिया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्ल जी अपने इतिहास में रीतिकाल का मूल्यांकन करते हुए ये लिखते हैं कि प्रधानता तो इस काल में श्रृंगार की रही, इसलिए अगर कोई श्रृंगार काल नाम देना चाहे तो दे सकता है। और प्रश्न का मुख्य बिंदु सिर्फ इतना ही है कि सुझाव किसने दिया, नामकरण नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। नामकरण की चर्चा तो शुक्ल जी कर ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रृंगार काल का सुझाव किसने दिया कि इस नाम को भी रखा जा सकता है, तो सीधा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने ये सुझाव दिया, ठीक है, कि रीति काल को कोई
क्योंकि प्रधानता श्रृंगार की रही है, भूषण को छोड़ दिया जाए और कुछ एक कवियों को छोड़ दिया जाए तो वीर रस की प्रधानता नगण्य थी, वहाँ पे प्रधानता किसकी रही है? श्रृंगार की रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। अब यहाँ पर रुक रहे हैं बार बार हम लोग, सीधा क्या कहा जा रहा है? छोटी, यहां पे कहा जा रहा है, ठीक है, छोटी, हल्की, तो छोटी पे भी, हल्की पे भी, छोटी, हल्की, गोल और गोल पे भी, कॉमा, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। तो क्या हो जाएगा? बहुत आसान है कि 3 अल्प विराम होंगे और 1 पूर्ण विराम होगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। 3 अल्प विराम होंगे, छोटी, हल्की, गोल, किनारेदार थाली दिखाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? 8वां, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। तो आपको मालूम है कि मुक्त छंद की पहली रचना कौन सी है? 1916 में जूही की कली, ये प्रथम रचना है। ठीक है, जूही की कली प्रथम रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रबल छंद भी कहा जाता है, केचुआ छंद भी कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, और टेलीफोन पर को अंडरलाइन कर दिया। अब याद रखिए कि यहाँ पर सीधे से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है करण, क्योंकि यहाँ पे संबंध दिखलाया जा रहा है। ठीक है, संबंध के अनुसार यहाँ पे कार्य हो रहा है कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, सीधे है मैं तुमसे टेलीफोन पर, तो टेलीफोन क्या हो जाएगा? साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। टेलीफोन साधन के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? करण। हम लोग कल चर्चा भी कर रहे थे, तो अधिकरण पर, ठीक है, सीधे कहा गया ना, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। ये साधन का कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पे संबंध को दर्शाया जा रहा है, तो अधिकरण का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आगे है, टेलीफोन पर थोड़े होता है, टेलीफोन तो साधन का कार्य करेगा ना। 9वां है, नरसी जी का मायरा। बहुत आसान है, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? तो नरसी जी का मायरा मीराबाई की रचना है। राग गोविंद है, राग सोरठा है, नरसी जी का मायरा है। ठीक है, ये सभी चर्चित रचनाएं महादेवी, माफ कीजिएगा, मीराबाई का है। ठीक है, चूंकि आधुनिक युग की आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, तो उनका भी नाम एक साथ चलाया। अष्टाध्यायी के रचनाकार, इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं है, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। ठीक है, आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली में किस साहित्य का प्रभाव है? बहुत आसान है, प्रतीक शैली की बात की जा रही है। सीधे कहा जा रहा है कि छायावाद में प्रतीक शैली का नाम ले लिया गया। यहाँ पे प्रतीक शैली, अब आप ध्यान दीजिए, प्रतीक शैली। आप शुक्ल जी का जब इतिहास उठाएंगे तो शुक्ल जी के इतिहास में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा? तो फ्रांसीसी का। अंग्रेजी को वो नहीं कहते हैं, सिंबॉलिज्म जरूर कहते हैं, लेकिन फ्रांसीसी, और साथ में एक शब्द वो और जोड़ते हैं, काव्य शैली। प्रतीक शैली, काव्य शैली। ठीक है, इसका उल्लेख बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास के भी अंतर्गत किया है।
और शुक्ल जी ने अपने इतिहास में बाकायदा इसका जिक्र किया है। ठीक है, और कल हम लोग फ्रांसिस पे भी बात कर रहे थे। ठीक है, आगे चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यहाँ पे सीधा व्यंजना है क्योंकि व्यंग किया जा रहा है। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इंद्रावती आप जानते हैं कि नूर मोहम्मद की रचना है, हंस जवाहिर कासिम शाह की है, चित्रावली उस्मान की है, और मधुमालती मंझन की रचना है। सूफी काव्य के चर्चित ग्रंथ है मधुमालती, किसकी रचना है? मंझन। आगे, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, या फिर कहते हैं कि जो तत्काल सोच लेता हो तो प्रति उत्पन्न मति होता है। प्रति उत्पन्न मति, और जिसकी मति कुश के समान पैनी होती है वो क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि होता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे बहुत चर्चित ये कथन है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वह साधन है, प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए अज्ञे जी ने दूसरे सप्तक के अंतर्गत इस कथन को कहा था। तो इसके रचना इस कथन को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने कहा था। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इस पे प्रश्न उठाया था जिसका उत्तर उन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में दिया था। तीसरा प्रश्न है, इसी के आगे चलते हैं, 17वां, जब ते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। इसमें स्मृति है। यहाँ पे जब ते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे, बालकों के साथ जब श्री कृष्ण जी, इसमें सीधा उल्लेख हुआ है, जब श्री कृष्ण जी बालकों के साथ चले जाते हैं तो कहीं न कहीं स्मृति है, सोच रहे हैं, उनके बारे में याद कर रहे हैं। अपय मुख चंद धरय सजनी नित सोचती, सोच रही हैं, स्मृति में हैं, तो कहाँ मन मारे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण के विषय में सोचा जा रहा है। ठीक है, शुक्ल जी ने इस पंक्ति का भी उल्लेख किया है चिंतामणि के अंतर्गत। तो इस पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? 33 संचारी भाव हैं, 33 में स्मृति भी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे है, सोमप्रभ सूरी किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की रचना है। तो सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? सोमप्रभ सूरी, इनकी रचना कौन सी है? तो सोमप्रभ सूरी की रचना का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, आगे 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। तो अर्क सूर्य का पर्यायवाची है, अर्क, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सा? य, र, ल, व। ठीक है, 21वां प्रश्न है, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। इसका उदाहरण ही है कि यथा, चूंकि उपसर्ग लगा हुआ है, यथा हो, प्रति हो, आ हो, भर हो। ठीक है, ये सभी उपसर्ग किसके साथ जाते हैं? ये सभी उपसर्ग अव्ययी भाव के साथ जाते हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कौन सी कृति है? ठीक है, तो 22वां प्रश्न में सीधा उत्तर होगा
चिदम्बरा। चिदम्बरा हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला है सन 1968 में। किसको? सुमित्रानंदन पंत। पंत जी की रचना है चिदम्बरा और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं होता, ठीक है। प्रत्युत्तर होता है, अनुत्तर होता है, लेकिन पूर्व भी होता है, प्रश्न का उत्तर होता है, दक्षिण भी होता है, लेकिन अनुत्तर इसका विकल्प नहीं होता है। फूल मरय पय मरय न बासु, कबीरदास की पंक्ति है, ठीक है। आगे, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार दंडी हैं। 26वां प्रश्न, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, जब वो तुलसीदास जी के प्रसंग को उठाते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य के आदि काल में, तो वहाँ पे इस प्रसंग का वो उल्लेख करते हैं कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। अगला है, निम्न उपन्यास में से उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। झिनी झिनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, ठीक है। बनारस के बुनकरों के जीवन पर उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। मयादास की माड़ी, कुंतो, झरोखा, कड़ियाँ, तमस, ये विश्व साहनी का उपन्यास है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं है। शंकर शेष का सबसे चर्चित उपन्यास है एक और द्रोणाचार्य। 1977 में इस उपन्यास को वह लेकर आते हैं। और अब्दुल्ला दीवाना, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दर्पण, मेलोड्रामा में एक इंतजार, कॉफ़ी हाउस में एक इंतजार, ये सब किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। आगे, विलोम की दृष्टि से असंगत युग है साढ़। साढ़ का साढ़े नहीं होता। भारतीय भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो पाणिनि विकल्प है, पतंजलि, कात्यायन, ये तीनों मुनित्रयी, यानी ये तीनों एक परंपरा के अंतर्गत आते हैं, जबकि भर्तृहरि नहीं आते हैं, ठीक है। भर्तृहरि की सबसे चर्चित रचना है, तीनों ही उन्होंने शतक लिखे हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद विमल है, जबकि सचेतन कहानी के प्रवर्तक या प्रवक्ता महीप सिंह हैं। अगला प्रश्न है, मधु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन होगा, मधुन होगा, मधुन, पंचमी पूछ रहा है और एक वचन, पंचमी एक वचन, ठीक है। तो क्या होगा? मधुन होगा। मधु मधु मधुना मधुने, मधुना मधुना, मधुनि मधु, यही रूप चलता है। मधु मधु मधुना मधुने, ठीक है, ये हो गया। मधुना मधुना मधुनि मधु, यही विभक्ति चलती है। तो पूछ रहा है पंचमी एक वचन, तो पंचमी एक वचन में क्या होगा? मधुना होगा। आगे चलते हैं। किन्नर देश में, राहुल सांकृत्यायन जी का है, यात्रा वृत्तांत है। 33वां प्रश्न है, हिंदी में प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास हैं। केशवदास की पंक्ति भी चलती है अलंकार के संदर्भ को लेकर, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। तो अलंकार निरूपक प्रथम आचार्य कौन है? प्रथम आचार्य केशवदास को माना जाता है। हम इसलिए यहाँ पर इस समय नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और एक समीक्षा के तौर पे आपके सामने पहुँचे, तो समय का भी हम ख्याल रख रहे हैं कि अपनी बात एक समय सीमा पे समाप्त कर दें, ठीक है। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रातों रात, आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, ठीक है, वहाँ पर अव्ययी भाव होता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, दिनों दिन, हाथों हाथ, बातों बात, ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, ठीक है। यानी एक चीज मान के रखिए कि जहाँ पर प्रति आए, यथा आए, आ आए, भर आए या शब्दों की बारंबारता हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध के जिससे अंतर की, अंतर यानी हृदय कहा गया, अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? अभ्यर्थियों, आपको मालूम है कि कामायनी में 15 सर्ग हैं और यह लज्जा सर्ग से अवतरित है। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है, चौथा विकल्प ही शुद्ध है। अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। 37वां, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कहते हैं ना तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी आप जो कह रहे हो वो हमारे लिए क्या हो? उत्तम हो, अच्छा हो, बेहतर हो, यानी ईश्वर करे कि तुम्हारा समाचार सत्य हो। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है कतार। 38वां प्रश्न है, 38वां प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि आगत शब्द है, विदेशी शब्द है? तो कतार है। ठीक है, श्रेणी, श्रृंखला, पंक्ति, ये तीनों हमारे यहाँ के शब्द हैं। निश्चय में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि होगी। निधन चय, निधन कपट, निधन छल, धनुधन टंकार, धनुष टंकार, निश्चल, निश्चय। ठीक है, आगे शांति प्रिय द्विवेदीकृत परिव्राजक की प्रजा, तो परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा है शांति प्रिय द्विवेदी की। अगला है जो कम खर्च करे, एक शब्द मित व्ययी, मित का अर्थ होता है कम, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। तो कल देखिए इस प्रश्न पे हम लोग को भी डाउट था। हम लोग विसर्जन कह रहे थे महादेवी वर्मा जी का कि विसर्जन कृति है जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की प्रभात फेरी, आयोग ने प्रभात फेरी को माना है कि यह रचना नहीं हो सकती। अगर कल हम वीडियो अपलोड करते तो कल हम आपको निश्चित रूप से विसर्जन बताते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से विसर्जन हमें लग रहा था, लेकिन आज अगर आयोग के आंसर किया है तो उसमें उन्होंने प्रभात फेरी को माना है। तो यह प्रश्न थोड़ा सा डाउट में था हम लोगों को, लेकिन आंसर किए आने के बाद ये चीज़ें समाप्त हो गई। आगे है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये बच्चन सिंह का है। ये मैं आपको सीट भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं कहूँगा अगर जूम हो सके तो बड़ा उत्तम होगा। यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया है, ठीक है, कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और आज मैं किताब के साथ भी मौजूद हूँ। यानी अगर आप ये सोच रहे हो कि आंसर की के साथ सर आए हैं, ऐसा नहीं, आंसर की तो उन्होंने रिलीज़ किया ही उसके पहले। ये हम हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास की किताब के साथ हैं। इस किताब में पृष्ठ संख्या 153 पे उन्होंने इस बार, माफ़ कीजिएगा 153 नहीं, हाँ, पृष्ठ संख्या 231, 153 पे तो बिहारी कबीर के संदर्भ में वो कहते हैं। इन्होंने सीधा कहा बिहारी अकेले कवि हैं, ये किताब को कोड में कर रहा हूँ, कहीं लिख नहीं रहा हूँ। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, अब चूंकि आपको जूम करके दिखाना होता तो बिल्कुल ऐसे आपको दिखाया जा सकता है। ठीक, और आप देख रहे हैं कि स्लिप लगा हुआ भी है। ठीक है, यानी कि बिहारी के संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं। पुस्तक का मैं अवलोकन भी आपको करा दे रहा हूँ ताकि मन में किसी प्रकार की कोई शंका आपको न रहे। यानी हम लोग को खोजने में समय लगा, हम लोगों ने किताबों की भरपूर सहायता ली। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो बना देते हैं कोई भी अनर्गल उत्तर चला जाए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि समय से पूर्व आंसर की आयोग ने जारी कर दी, लेकिन ये किताब का रेफरेंस है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। उन्होंने सीधा कहा कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, ये किस पुस्तक में कह रहे हैं? तो ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। ठीक है, इस पुस्तक के साथ हैं, और इस पुस्तक से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, एक 231 पेज नंबर पे हार्ड बाउंड है ये पुस्तक, और दूसरा प्रश्न कबीर के संदर्भ में जो प्रतिरोधक की बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की? आचार्य शंकुक ने की। उसके बाद निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। अब 2 बातें यहाँ पर कही गई, अघोष महाप्राण ध्वनि। आपको मालूम है अघोष और महाप्राण, अब ये चीज़ आपको मालूम है कि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है।
और अघोष में पहला और दूसरा होता है। ये पूछ रहा है कि अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। विकल्प में है ख। अब आप अगर गिनती करिएगा तो क और ख, ठीक है। तो यहाँ पे क आ रहा है, ये नहीं होगा, ख आ रहा है, चलिए ये हो गया। फिर यहाँ से काउंट कीजिए तो क ख ये भी आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे ये भी है, दूसरे नंबर पे ये भी है, तो विकल्प कौन सा सही होगा? ख सही होगा, ठीक है। क्योंकि अघोष में कहा जाता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स, ठीक है। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होता है, उसमें व्यंजन होता है श, स, ह, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही कह लीजिए कि पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है कि अघोष महाप्राण दोनों शब्दों को रख दिया। अब अघोष महाप्राण में हो सकता है कुछ लोग समझे कि महाप्राण पूछ रहा है, कंफ्यूजन हो गया होगा। आगे है संमत 1631। अब आपको मालूम है कि रामचरितमानस की रचना संमत 1631 में हुई थी, लेकिन 1631 न पूछकर संमत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। मानस का रचना काल संमत 1631 है, ठीक है। तो रामचरितमानस से यह संबंधित है। आगे एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान का अर्थ ही होता है पंचमी विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो आपको मालूम है कि अपादान में होता है जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है। चौथा विकल्प सही है, लड़का बाजार से लौटा। आगे है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निस्सहाय हिंदू, तो निस्सहाय हिंदू के लेखक कौन है? राधा कृष्णदास। अगला मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है, तो मंगलेश डबराल ने पहाड़ पर लालटेन लिखा था, ठीक है। पहाड़ पर लालटेन भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कहते हैं ना कि अगर कोई काम बहुत अच्छा होने वाला है तो प्रारब्ध होना चाहिए। प्रारब्ध का मतलब जो पूर्व के जन्म के कुछ कार्य है, ठीक है, प्रारब्ध अच्छा है। भवितव्य, ठीक है, यह भी भाग्य का पर्यायवाची। नियति, कहते हैं ना नियति को यही मंजूर था। आपने सुना होगा कि नियति को यही मंजूर है, लेकिन नियत, अब यहाँ पर नियत का अर्थ दूसरा हो गया। आपके लिए कोई अच्छा कार्य करे और आपकी नियत उसके प्रति सही नहीं है, तो नियत का अर्थ होता है मनसा, ठीक है, हमारी सोच। आगे निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋणजल धनजल रिपोतार्ज फणीश्वरनाथ रेणुका। क्या भूलूं क्या याद करूं, 4 खंड में आत्मकथा लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी ने। क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर। तो ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। आवारा मसीहा ये जीवनी है, किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी गई है। लेखक कौन थे? आवारा मसीहा के विष्णु प्रभाकर, ठीक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी इसमें सम्मिलित है, लेकिन जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि का। शव यात्रा इनकी रचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इनकी रचना है। हिंदी में किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? किसने किया? देव ने किया, ठीक है। 33 संचारी भाव माने जाते हैं, लेकिन 34वां भाव छल लाने का श्रेय किसको है? महाकवि देव को है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, बहुत चर्चित इनकी पंक्ति है। तांबे के कीड़े, इसे एब्सर्ड नाटक कहते हैं। तांबे के कीड़े, उसर है, तांबे के कीड़े है, भुवनेश्वर का है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने कहा, इसमें एक वचन है, लड़के ने कहा। अब जैसे आप ये अगर कहें कि लड़के ने लड़कों से कहा, तो लड़कों तो स्वयं बहुवचन हो गया। और ये कह रहा है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? एक वचन, तो लड़के ने, बाकी कोई मिलता नहीं है। लड़के बोले, नहीं हो पाएगा, बहुवचन की ओर जा रहा है। लड़कों ने कहा, बहुवचन को इंगित कर रहा है, लेकिन डी ऑप्शन कह रहा है कि लड़के ने लड़कों से कहा। लड़के ने, ठीक है, लेकिन वाक्य में पूछ रहा है तो वहां पर फिर लड़कों आ रहा है बहुवचन, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही होगा? बी। डी सीरीज का 54 प्रश्न है और विकल्प बी सही है। आगे पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत कम मिलते हैं। तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के इतिहास के साथ भी हमें
ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है इसको। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। और पेज संख्या 457, पेज संख्या उनके इतिहास का 457, पंत जी के संदर्भ में लिख रहे हैं। और लिखा उन्होंने कि पंत जी की रचनाओं में बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव अंकित हैं। तो शुक्ल जी ने अपने साहित्य के इतिहास के 457 नंबर पेज पे ये कहा। ठीक है, आगे अगर किताब आपकी पुरानी होगी शुक्ल जी की तो हो सकता है कि चीज़ें बदली भी हो। अगला है आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। 56वां प्रश्न है, आपने क्या कहा, एक कल्प विराम होता है, आपने क्या कहा, थोड़ा देर के लिए ठहरते हैं, मैंने नहीं सुना, फिर एक पूर्ण विराम होता है। जैसे कहते हैं ना कि आप यहाँ आए पे पूर्ण विराम होता है, माफ कीजिएगा अर्ध विराम होता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने कथन को पूरा करते हैं। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है, उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल, यह उपन्यास की श्रेणी में आता है। रत्नाकर जोपम कथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पेज नंबर 8 पे। ठीक है, पेज नंबर 8। मैं सीधे संदर्भ के साथ आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये न लगे कि आंसर की के बाद सर ने वीडियो को अपलोड किया हुआ है। पेज नंबर 8 में तीसरे पैराग्राफ पे वो कह रहे हैं कि गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं, राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। अब ध्यान दीजिएगा, उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। पेज नंबर 8 रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से यह लिया गया है। पेज नंबर 8 मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आदिकाल के दूसरे प्रकरण के अंतर्गत ये कहते हैं, सीधे कहा रत्नाकर जोपम कथा। मैं पृष्ठ का नाम लेके कह रहा हूँ, अगर सोचिए कि हमें उत्तर देना होता तो हम कह देते कि रत्नाकर जोपम कथा वज्रयानी सिद्ध से आया है, लेकिन मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, पैराग्राफ बता रहा हूँ, इसका मतलब कि इस पे अच्छी समीक्षा की गई है, अच्छे तरीके से इसको खोजा गया है। आगे है कबीर की भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक है। ये कहने वाले बच्चन सिंह हैं। पेज नंबर 143, या अगर थोड़ा डाउट हो रहा हो तो फिर अलग बात है। पेज नंबर 153 पे उन्होंने कहा, पहले एक पंक्ति वो पढ़ते हैं, वादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाटी। उसके बाद कहते हैं कबीर का आंदोलन विद्रोह मूलक प्रोटेस्टेट है, गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। इस दृष्टिकोण के कारण ही वे मानस को पौराणिक महाकाव्य रूप दे देते हैं। हार्ड बाउंड की ये पुस्तक है बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके 153 पेज पर यह बात कहते हैं। हाथ में हमारी स्लिप देख रहे हैं, ये पहले से सब में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उर्दू आगत शब्द है, उर्दू तुर्की से आया हुआ है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की उपासना है। कान्हा तद्भव है। ठीक है, कान्हा तद्भव है, तो कल ही हम लोग इस पर डिस्कस भी कर रहे थे। निम्न में से कौन सा गीति नाट्य नहीं है? ज्योत्सना नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत का। अनघ है मैथिली शरण गुप्त का। करुणालय है जयशंकर प्रसाद का। अंधायुग है धर्मवीर भारती का, लेकिन ज्योत्सना नहीं है। भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा? बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, ये लिखने वाले कौन है? रहीमदास। कान पर जू न रेंगना, कुछ कहिए लेकिन उस बात पर कोई ध्यान न देना। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना? खस से माना जाता है, खस। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? कोदंड भी है। रामचंद्र जी कहते हैं, है ना, प्रसंग आता है जब कहते हैं गुरु जी की कोदंड भंजऊ राम तुलसी जय तु बचन उचारही। प्रसंग चलता है ना, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजिमा रघु चले।
चिक्कर ही दिग्गज डोल अहि मई कोल कोरुम कलमल। सुर असुर मुनि कर कान दिन्नी सकल विकल विचार। मुनियों ने अपने हाथों को कान पे लगा लिया। तब बाबा कहते हैं कोदंड भंजऊ राम तुलसी। कोदंड धनुष को भंजऊ तोड़ दिया किसने? राम ने। सकल विकल विचारे, सकल समस्त विकल व्याकुल होकर लोग विचार करने लगते हैं। ठीक है, असी नहीं है, कोदंड है, सरासन है, पिनाक, शंकर जी के धनुष का नाम ही पिनाक है। असी नहीं, असी किसका है? असी, खड्ग, करवाल, ये सभी तलवार के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, पक्षी विलास नहीं है। यहाँ पर हम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की किताब के साथ हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद और इनमें पर्याप्त रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, जबकि हम घनानंद पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे तब उस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। जैसे इसमें ब्रज विलास है, ठीक है, प्रीति पावस है, सुजान विलास है, सुजान विनोद है, वृंदावन सत है, ये तमाम रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन कहीं पक्षी विलास का नाम नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे है, क्योंकि समय का भी हमें ख्याल रखना है। घड़ों पानी पड़ना, कहते हैं ना अत्यंत लज्जित होना। निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर नहीं होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण चंद्रशेखर है। मस्तक पर चंद्र है जिसके, शिव जी को कहा जाता है चक्रपाणी। हाथ में चक्र है जिसके, किसको कहा जाता है? विष्णु जी को चंद्रकांति। ठीक है, चमक के संदर्भ में है राजपुरुष, ये नहीं है। आगे, जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना, अपहुति अलंकार है। अपहुति के जो भेद हैं उस भेद के अंतर्गत इस अलंकार का वर्णन है। भगीरथ मिश्र ने इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। 72वां प्रश्न है, स्था धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष का वचन क्या होगा? अगर एक रूप आप याद करे होंगे। ठीक है, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, ठीक, पठेयम पठेव पठेम, तो पठेत पठेताम पठेयु, तो क्या हो जाएगा? तिष्ठेयु। ठीक है, पहला विकल्प सही है। इसमें एक पतवार का पर्यायवाची है, कर्ण पतवार का पर्यायवाची है। कर्ण है, दो तीन और नाम हैं, इस समय मेरे ध्यान पे नहीं आ रहा है, मैंने लिखा भी यहाँ पे नहीं है। तो इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है कर्ण है। आगे है, कारण के अभाव में कार्य उत्पत्ति हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है? विभावना होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है, अगला है बरवय छंद। तो बरवय छंद आप सभी लोगों को मालूम है, बहुत आसान है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है बरवय। बरवय छंद अर्ध सम्मात्रिक है। 12 12 और 7 7 मात्राएं होती हैं। अर्ध सम का अर्थ ही होता है आधे चरण एक समान और आधे चरण एक समान। ठीक है, अर्ध सम का मतलब ही हो गया आधे चरण एक समान और आधे चरण एक समान। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो पागल कुत्तों का मसीहा भी है, खूंटियों पर टंगे लोग हैं, काठ की घंटियां हैं, लेकिन एक शहर में मौत, यह अमृता प्रीतम की रचना है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, सिंधी नहीं है। सिंधी की उत्पत्ति ब्राचट से होती है, ब्राचट अपभ्रंश से। तुलसी चंदन घिसे 1986 में यह रचना लिखी गई थी, हरिशंकर परसाई की रचना है। निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णवन की फिसलन, ये सभी रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की है। बूढ़े मुँह मुहासे, ये पर नारी गमन के बाद जो परिणाम होता है, जो दुष्परिणाम होता है, उसको लेकर राधाचरण गोस्वामी ने लिखा था। उसके 1886 में इसकी रचना की थी। तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, यह भी प्रहसन है। बूढ़े मुँह मुहासे, इसमें पर नारी गमन को लेकर उसके बाद के दुष्परिणाम की चर्चा की गई है। दोपहर बहुत आसान है, पूर्वपद संख्यावाची हो, दो यहाँ पे संख्यावाची है। क्योंकि पेपर आपके समक्ष है इसलिए लिखकर हम समय ज़्यादा आपका नहीं लेंगे।
निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये शुद्ध है। ठीक है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, ये है कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। बर्फ तो ठंडा होता है, आग गर्म होता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो डी ऑप्शन सही है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। कल 2 पे कन्फ्यूजन हो रहा था हमें। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, अगर मैं बताता तो शायद मैं ये बताता कि शब्द केवल संकेत मात्र हैं, जो मेरा अपना एनालिसिस कह रहा था। ठीक है। अलग बात है कि उसके बाद चीज़ें बदल गई। आगे, एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा शब्द है? कुढंग। अब जैसे ढंग, ढंग का मतलब होता है तरीका, को उपसर्ग लगा दिया गया, इसका अर्थ ही होता है बुरा। ठीक है, गलत के अर्थ में जाता है, तो कु उपसर्ग लगा है, ढंग शब्द है, कुढंग। बाकी तीनों के अर्थ नहीं मिल रहे हैं। एक मैंने छोड़ दिया, एक तत्सम शब्द है, डाकिनी तत्सम है। विद्यार्थियों, हमने देखा कि बहुत से जगह से विद्यार्थी भी संपर्क में थे कि सर इसमें तत्सम क्या होगा, तो हमने पहले ही कहा कि इसमें डाकिनी है। बहुत लोगों का कहना था कि तर्जनी है, मैंने कहा डाकिनी का डायन होता है, डाकिनी का डायन होता है। ये पेपर पे मैंने बाकायदा लिखा हुआ है, अगर आपको बेहतर तरीके से देखे तो डाकिनी का डायन। अगर मुझे ऐसे बताना होता डाकिनी का डायन तो निश्चित रूप से आंसर किया गए थे, हम बता देते, लेकिन पेपर पे लिखने की क्या आवश्यकता है? डाकिनी का डायन, यानी इसका मतलब है कि इस पर कम से कम चर्चा हो रही थी, विमर्श हो रहा था। आगे है, चाय आगत शब्द है, चाय चीनी से लिया गया है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है। पुष्प या पुंड, शिव सिंह सेंगर ने पुंड को पहला कवि माना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने 769 में सबसे पहले किसको माना था? सरापा को। ठीक है। आगे बिल्कुल अंतिम क्षण में हम लोग हैं। शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़, क्योंकि कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह का है, महुए का पेड़ गुलराग के बाबा मार्कंडे का है, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु का है, लेकिन मेरा पहाड़ ये किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। इनमें से एक अर्थ ऐतराज का है, आपत्ति कहते हैं ना, में आपत्ति है, ऐतराज है। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, केशवदास की रचना है। इतिहास, माफ कीजिएगा, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर संकेत कर रहे थे। प्रश्न को समझने में मेरे ख्याल से कई जगह लोगों ने मिस्टेक किया। यहाँ पे और हम कल भी बताते तो रामचंद्र शुक्ल जी को ही बताते। ठीक है, सीधा कहा गया कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी स्तंभ बना हुआ है, यानी आज भी वह पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर संकेत किया गया है और वह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। सन 1929 में उसका प्रकाशन हुआ था। एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी की रचना है। इस बोली में कर्ता की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, अवधि में नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको अभी पेपर दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि ने परसर्ग, ने परसर्ग। सबसे पहले तो पश्चिमी हिंदी में ने बोला ही नहीं जाता। अब सबसे ज़्यादा बहुतायत प्रयोग होता है ने परसर्ग का, लेकिन अवधि में नहीं बोला, मेवाती में बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थानी से वो भाषा बोली निकली हुई है, अवधि में नहीं बोला जाता, जबकि पश्चिमी हिंदी में उसका भरपूर प्रयोग होता है। वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब उठाइएगा तो जब आप कारक पे जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे उन्होंने इंगित किया है, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, वासुदेव नंदन प्रसाद जी के हिंदी व्याकरण का। आगे एक वर्तनी शुद्ध है तो अनानास ही शुद्ध है। अक्षौ हिड़ी होता है, ह पर छोटी की मात्रा। अकाल होता है, अकाल नहीं होता। आकस्मिक ये वैसे ही गलत है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस, उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। एको रस करुण निमित्त भेदात, एक ही रस है करुण, एक रस करुण मानने वाले कौन है? भवभूति हैं, करुण रस की प्रधानता है। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? तो तीसरा ये उचित नहीं है। संत साहित्य को भजन पूजन के स्तर पे देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। संतों ने जो क्रांति लाई, आप कबीर को कह सकते हैं,
आप गुरु नानक जी को कह सकते हैं, आप दादू दयाल को कह सकते हैं, आप रज्जब को कह सकते हैं, आप सिंगा को कह सकते हैं, आप सुंदरदास को जो काफ़ी शिक्षित थे। इन लोगों ने एक क्रांति लाने का काम किया। कबीरदास का मूल्यांकन इतने पे नहीं हो सकता कि उन्होंने बड़े कड़े स्वर में किसी भी वस्तु विषय पर असहमति व्यक्त की। उस असहमति का साहस भी होना चाहिए आज के परिवेश में, संदर्भ में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सिरस्कम गलत है, सिरस्कम ये गलत है, इसका शिखा होता ही नहीं है। आगे, कौन सा ग्रंथ अलंकार से संबंधित नहीं है? अंग दर्पण रसलीन की रचना है। ठीक है, आगे, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। ये कविता तो लोग कई बार पढ़े हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। मनोहर श्याम जोशी, कसप इनका उपन्यास है। दिल्ली दूर है, ये मेरे ख्याल से शिव प्रसाद सिंह का है। मुझे चांद चाहिए शिव प्रसाद सिंह का है। और माफ़ कीजिएगा, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है। लिखा होता तो गलती में नहीं पड़ता। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। देखिए, चिड़िया एक वचन होता है, चिड़िया ये एक वचन होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अनुनासिक लगा दें तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो बहुवचन का रूप तो ये एक वचन है, और इसी के ऊपर अनुनासिक लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आगे, वारी शब्द द्वितीया विभक्ति द्विवचन है। वारिडी, वारीडी द्वितीया विभक्ति, ये शुद्ध है। ठीक है, वारिडी। आगे, हिंदी में मार्क्सवादी समीक्षक है, नामवर सिंह है। प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रामविलास शर्मा हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, नागार्जुन है। लेकिन उसी कड़ी में नामवर सिंह भी आते हैं। आंखें बिछाना, हृदय से स्वागत करना, सत्कार करना, पलक पावड़े बिछाना कहते हैं ना। छायावाद की बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य लेकर चला। रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से, ठीक है, 449 पेज नंबर पे दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल अंतिम क्षण में है, 2-4-5 मिनट और। 449 पेज पे दिया गया है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं तो बाहरी सादृश्य या सामधर्म में अत्यंत अल्प या न रहने पर भी आभ्यंतर साम्य का सन्निवेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो शुक्ल जी के इतिहास में दिया हुआ है। आगे, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान कहलाता है। बचपन की स्मृतियाँ, राहुल संकीर्त्यायन की रचना है। जगत शब्द तीनों रूप में, तो क्या होता है? जगती जगती जगदभ्याम 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 जगतो जगतो हे जगती, यही चलता है रूप। तो जगदभ्याम, क्योंकि तीनों विभक्तियों में एक रहता है। जैसे रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, सरितभ्याम 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 सरितभ्याम। ठीक है, मरने के लिए तैयार होना, सिर पर कफन बांध लेना। कुवलय माला उद्धोतन सूरी की रचना है। अजीर, अजीर शब्द का अर्थ ही आंगन होता है। सर्वे सरा घोषवंतु बलवंतु वक्तव्य, इसको राम कुमार वर्मा जी ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या किसी टिप्पणी पे इसको लिखा है, मुझे नहीं मालूम, छंदोग्य उपनिषद से लिया है। तो किसी संदर्भ में मैंने इसको देखा था कि ये लिखा हुआ था। ठीक है, मुझे नहीं मालूम। सर्वे सरा घोषवंतु बलवंतो वक्तव्य, यह कथन देखते ही रामकुमार वर्मा जी ने किसी लेख में या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हालांकि वो किताब मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं ऐसा नहीं मिला, लेकिन रामकुमार वर्मा ने कहीं उल्लेख जरूर किया है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी साहित्य है। किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आमिष का निरामिष होता है, सामिष नहीं होता। और आपको बताया जाता है समास पढ़ाते समय कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, इसका विलोम व्यास होता है। एक वाक्य शुद्ध है तो वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। जब आप मानक में आएंगे तो मिष्ठान नहीं कहा जाता, मानक वर्तनी में हिंदी का स्वरूप बदल जाता है। 115वां प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद थे। समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। अमीय हलाहल मद भरे श्याम
श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। रसलीन की पंक्ति यथासंख्य अलंकार है, ठीक है। भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, हिंदी भाषा, बादशाह दर्पण, ये सभी निबंध किसके हैं? ये सभी निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, अवधि में किया जाता है। ये प्रश्न ये मैंने खोजा, मुझे मिला नहीं, लेकिन आंसर की के आधार पर यह मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न में नहीं मिला, और कल बताते तो इस प्रश्न को शायद हम किनारे करते, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर स्वतः मुझे नहीं मिला, ठीक है। दो तो नहीं था, ब्रज नहीं था, खड़ी नहीं था, लेकिन हरियाणवी और अवधि पे थोड़ा डाउट था, तो इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल हम बाहर कर देते। नई कविता के विषय में असत्य कथन है, यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ऐसा नहीं है। नई कविता ने एक परिवर्तन करने का कार्य किया, चाहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, चाहे रघुवीर सहाय हो, ठीक है, जितने भी कवि आपके हैं, चाहे धूमिल हो, इन्होंने साठोत्तरी की चूँकि धूमिल हैं, लेकिन उन्होंने नई कविता में निश्चित रूप से लोगों की चिंतन को या फिर लोगों की आस्था को आगे बढ़ाया। आगे, जो मर रहा हो मुमुर्षु, दूसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। मुमुक्षा होता है मुक्ति पाने की अभिलाषा, मुमूर्षा होता है मरने की अभिलाषा, लेकिन जो मर रहा हो वो मुमुर्षु होता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है, दूसरा 51 है, तीसरा 59 है और चौथा 79 है। जहाँ उपमेय स्वयं उपमान हो, अनव्यय अलंकार होता है, ठीक है। भक्ति कालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ रस मंजरी है नंददास का, क्योंकि रस प्रबोध अगर कहेंगे तो रस प्रबोध रसलीन का है, लेकिन वो रीति काल में चला जाएगा। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, सर्वांग निरूपक के तौर पे चला जाएगा। और अंतिम है संथाली किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। हमने बहुत जल्दी किया कि डी सीरीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा हमने प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हमें इसलिए लिखना पड़ा आसानी से आप समझते हुए चलें। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन एक बात इसमें और कहना है हमें, और 1-2 मिनट में हम अपनी बात को समाप्त कर देंगे। 25 सितंबर से टीजीटी पीजीटी जो 27,000 वैकेंसी आने वाली है, वो यूजीसी नेट और जीआईसी की परीक्षा के लिए 1-1 घंटे के वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे। जो प्रश्न आपको पूछना होगा आप पूछिएगा। हम पूरा विश्वास जताते हैं कि सितंबर माह में हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए भी अग्रसर हो जाएंगे। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, ठीक है। लाइक जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लोगों के पास भेजें। मैंने फिर कहा कि हिंदी की कोई भी परीक्षा होगी, सरस्वती एकेडमी खोज कर सर्च करके आपको उत्तर देने का प्रयास करेगा, ठीक है। मैंने फिर आपसे कहा कि दूसरा इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके बाद राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। इसको खोज के प्रश्न बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कम से कम मेहनत तो की ही जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, यूं ही हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।